इटली में पीएम मोदी का संदेश। कहा, भारत इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी। बीते वर्षों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ा। सीएम योगी आदित्यनाथ का राहुल गांधी पर पलटवार। कांग्रेस के युवराज देश से माफी मांगी। लोकतांत्रिक मूल्यों का दिया अनादर किया। राहुल गांधी ने देश के जनादेश और विश्वास का अपमान किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया बयान। मुख्यमंत्री मोहन यादव का लखनऊ दौरा। प्रतीक यादव के परिवार से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की मुलाकात। जताई संवेदना। लोक भवन में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से करेंगे मुलाकात। वाराणसी में बीएचयू में छात्रों का प्रदर्शन। ब्राह्मणों के ऊपर पूछे गए सवाल पर आपत्ति। सवाल पर पीएमओ ने लिया संज्ञान। रजिस्ट्रार से मांगा गया स्पष्टीकरण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत अपडेट देखने आप में। आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इटली में संदेश कि मुझे कई बार पीएम मेलोनी से मिलने का मौका मिला। पीएम मोदी ने कहा कि भारत इटली के बीच करीबी सहयोग है। साझेदारी को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई है। मुझे कई बार पीएम मेलोनी से मिलने का मौका मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत इटली के बीच करीबी रिश्ता है। बातचीत में इतिहास की गहराई, भविष्य की दृष्टि है। भारत इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी है। पीएम मोदी ने कहा कि बीते वर्षों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के दौरे पर अपना संबोधन दिया है। पीएम मोदी ने इटली में संदेश दिया कि मुझे कई बार पीएम मेलोनी से मिलने का मौका मिला। आभारी हूं। भारत इटली के बीच सहयोग बढ़ा है। मुझे कई बार पीएम मेलोनी से मिलने का मौका अवसर मिला। प्रोड्यूस मोर में नहीं बल्कि प्रोड्यूस बेटर में है। इसी सोच के साथ बायोडायवर्सिटी बढ़ाने और केमिकल फर्टिलाइजर पर डिपेंडेंस कम करने पर बल दिया जा रहा है। भारत का अनुभव दुनिया को यह दिखा रहा है कि स्केल और सस्टेनेबिलिटी साथ साथ चल सकते हैं। टेक्नोलॉजी और इंक्लूजन एक दूसरे को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और साइंस ड्रिवन एग्रीकल्चर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी का मजबूत आधार बन सकता है। और बढ़ेगा एक और बड़ी खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। कांग्रेस के युवराज देश से माफी मांगे। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस के युवराज देश से माफी मांगे। पीएम गृह मंत्री पर टिप्पणी की घोर निंदा की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। सीएम योगी ने कहा कि असंसदीय कुंठित टिप्पणी पर माफी मांगे कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी। सारे मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री भी शामिल होंगे। कल कैबिनेट मंत्रियों के साथ पीएम मोदी मीटिंग करेंगे। विदेश से लौटते ही बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कैबिनेट मंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक होगी। और बढ़ेंगे आगे एक और बड़ी खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी देश से माफी मांगे।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। गद्दार शब्द कहने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस के युवराज देश से माफी मांगे। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी की घोर निंदा की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। सीएम योगी ने लिखा, संसदीय कुंठित टिप्पणी पर माफी मांगी राहुल गांधी। सीएम ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों का अनादर किया है, देश के जनादेश और विश्वास का अपमान किया गया है। असंसदीय कुंठित टिप्पणी पर माफी मांगे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों का अनादर किया। बढ़ेगा कि एक और बड़ी खबर देवरिया से आ गई है। 22 मई को सीएम योगी आदित्यनाथ का देवरिया का दौरा होगा। कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे देवरिया वासियों को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीएम योगी आदित्यनाथ 655.45 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। 19 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा होगा। 116.54 करोड़ की 8 परियोजनाओं का लोकार्पण भी सीएम योगी आदित्यनाथ देवरिया में करेंगे। वहीं 538.91 करोड़ की 11 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा सीएम योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा। यूपी के देवरिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। आइए बढ़ेंगे आगे। लखनऊ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज स्वर्गीय प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। परिवार से मिलकर के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संवेदना जताई है। सीएम मोहन ने स्वर्गीय प्रतीक यादव जी के निधन पर हमारी सांसद अपर्णा जी के परिवार में मध्य प्रदेश से चलकर संवेदना व्यक्त करने आया हूँ। बाबा महाकाल से कामना करूँगा कि वो प्रतीक जी को मोक्ष प्रदान करे। दुख की इस घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। बाबा महाकाल सब पे कृपा करे। ओम शांति। और पढ़ेंगे आगे। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद नवीन जैन ने तीखा पलटवार किया है। नवीन जैन ने कहा कि राहुल गांधी अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी लगातार देश और संस्थाओं को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। सांसद ने कहा कि जनता अब कांग्रेस की राजनीति को समझ चुकी है, इसलिए पार्टी का लगातार पतन हो रहा है। इस बयान के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है। आज कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने रायबरेली में एक अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। और अभद्र भाषा किसके लिए है? इस देश के दुनिया के सबसे बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के विरुद्ध जिस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग किया गया है, बहुत ही अमर्यादित ये शैली है, भाषा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की जो भाषा है वो एक निरंतर कांग्रेस पार्टी का धरातल में गिरावट जो आई है, उनके जनाधार में जो गिरावट आई है, उससे बौखलाहट में आकर राहुल गांधी ने इस प्रकार की भाषा शैली का इस्तेमाल किया। बढ़ेगा आगे। सीबीएसई ने ओएसएम स्कैनिंग में गड़बड़ी से इनकार कर दिया है। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, सीबीएसई द्वारा ओएसएम स्कैनिंग में गड़बड़ी से इनकार कर दिया गया है। ओएसएम स्कैनिंग में गड़बड़ी का दावा गलत है, सीबीएसई ये कह रही है। सीबीएसई का कहना है कि उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैनिंग सही हुई है, प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है, निष्पक्ष है। सीबीएसई ने दावा किया है छात्र अभिभावक अफवाहों से बचे, पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है, निष्पक्ष है। सीबीएसई द्वारा यह कहा गया है ओएसएम को लेकर के छात्र अभिभावक अफवाहों से बचें। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई द्वारा ओएसएम स्कैनिंग में गड़बड़ी से इनकार किया गया है। सीबीएसई द्वारा यह दावा किया गया है कि यह पूरी प्रक्रिया जो है पारदर्शी है, उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैनिंग सही की गई।
बढ़ते आगे। वाराणसी स्थित बीएचयू में परीक्षा में पूछे गए प्रश्न को लेकर के विवाद गहरा गया है। प्रश्न में ब्राह्मणवादी पितृसत्ता यानी कि पैट्रियार्की शब्द के इस्तेमाल पर निरंजनी अखाड़े से जुड़े कैलाश मठ के महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोष आनंद गिरी ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की शब्दावली सनातन परंपरा और ब्राह्मण समाज को निशाना बनाने का प्रयास है। स्वामी आशुतोष आनंद गिरी ने कहा कि ब्राह्मण समाज ने वैदिक काल से शिक्षा और संस्कृति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें दो शब्द उन्होंने लिया है, एक ब्राह्मणवादी और दूसरा पितृसत्ता, और लिखा है कि महिलाओं के विकास में बाधक हुए। तो ये दोनों शब्द इन्होंने लिया कहाँ से? पहली बात तो देखिए, शुरू से उठाइए इतिहास तो आप देखेंगे हमारे यहाँ लोपामुद्रा, वेद प्रभा, गार्गी, कात्यायनी, मैत्रेयी, है ना, अनेक ऐसी विदुषी वरांगनाएं महिलाएं आज से नहीं सदियों पहले से चली आ रही परंपरा। तो हमारे यहाँ मातृशक्ति का इतना आदर है। बुद्धि चाहिए तो सरस्वती माता, धन चाहिए लक्ष्मी माता, शक्ति चाहिए दुर्गा माता, हर सामर्थ्य तो देवियों में है। ये जो लिखा गया है मुझे लगता है ये गहरा षड्यंत्र है। बढ़ेगा। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी काजल निषाद को पुलिस ने उनके आवास पर हाउस अरेस्ट कर लिया। काजल निषाद ने खुद सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके आरोप लगाया कि वो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रही थी, जिसकी वजह से पुलिस ने यह कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि रामगढ़ ताल थाना पुलिस ने देर रात उनके घर पर पहुंच करके और उन्हें बाहर निकलने से रोक दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया। घटना के बाद समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि पुलिस की ओर से अब तक इस कार्रवाई को लेकर के कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। और खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में ऑनलाइन नकली और नशीली दवाओं की बिक्री के विरोध में जिला दवा विक्रेता संघ ने मोर्चा खोल दिया है। शहर के अलग अलग इलाकों में लगाए गए बैनर और पोस्टर के जरिए दवा विक्रेताओं ने ऑनलाइन फार्मेसी व्यवस्था के खिलाफ विरोध दर्ज किया। दवा व्यापारियों ने बिना प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाने, नकली और नशीली दवाओं के कारोबार को बंद करने तथा छोटे मेडिकल स्टोर संचालकों को सुरक्षा और समान अवसर देने की मांग उठाई है। जिला दवा विक्रेता संघ का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बिना पर्याप्त जांच के दवाइयों की बिक्री हो रही है, जिससे लोगों की सेहत पर गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। साथ ही छोटे दवा कारोबारियों के रोजगार पर भी संकट गहराता जा रहा है। संघ ने सरकार से ऑनलाइन दवा बिक्री के लिए कड़े नियम लागू करने की मांग की है और चेतावनी दी है कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन करके और उग्र आंदोलन करेंगे और तेज आंदोलन करेंगे। बढ़ेगा कि यूपी कानपुर में केडीए ने 66 बीघा क्षेत्रफल की अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया है। कथित बीजेपी नेता मनोज सिंह भदौरिया अवैध प्लॉटिंग करवा रहा था। बिना मानचित्र स्वीकृति और अनुमति की प्लॉटिंग चल रही थी। प्लॉटिंग के अवैध सड़कें, नाले, सीवर, एंट्री गेट, बाउंड्री वॉल, विद्युत पोल ध्वस्त किए गए हैं। केडीए वीसी के आदेश पर ओएसडी डॉक्टर रवि प्रताप ने अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की। और बढ़ते आगे, ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में सोनभद्र के दवा व्यवसायियों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर के विरोध किया। व्यवसायियों का कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री से स्थानीय मेडिकल स्टोर संचालकों का व्यापार प्रभावित हो रहा है और साथ ही बिना उचित जांच के दवाओं की बिक्री से लोगों के स्वास्थ्य पर भी खतरा बढ़ सकता है। प्रदर्शन के दौरान दवा व्यवसायियों ने प्रशासन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपते हुए ऑनलाइन दवा बिक्री पर सख्त नियंत्रण लगाने की मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में मेडिकल स्टोर संचालक और दवा व्यापारी मौजूद रहे। बता दें कि व्यवसायियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो आगे आंदोलन और तेज किया जाएगा। बढ़ेंगे कि कानपुर नगर निगम के बिल्हौर में लखनऊ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज और चैम्बर पर चले बुलडोजर के खिलाफ तीनों बार एसोसिएशन एक मंच पर आ गए हैं। एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है और सरकार को खुली चेतावनी दी गई है। वकीलों ने तहसील परिसर में जमकर नारेबाजी की है। वकीलों का आरोप है कि लखनऊ में शासन ने बिना नोटिस चैम्बर गिरा दिए और शांतिपूर्ण विरोध कर रहे वकीलों पर पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया। वकीलों ने मांगे नहीं माने जाने पर पूरे प्रदेश में चक्का जाम करने की चेतावनी भी दी। चैम्बर गिराने का जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया हुआ था, लेकिन उसी 50 चैम्बर के सहारे प्रशासन ने जो
अन्य और 200 कुछ चैम्बर मतलब 50 चैम्बर बता के 250 चैम्बर गिरा दिए। उसका जो है खड़ा विरोध हमारे यहाँ आज किया गया है और ये काफ़ी निंदनीय है। ये कृत्य जो प्रशासन द्वारा किया गया है ये इसके हम लोग बहुत निंदा करते हैं। बात सेंट्रल बार एसोसिएशन के हम लोग साथ हैं। मैंने एडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है संबोधित राज्यपाल महोदय जी को कि जो लखनऊ में अधिवक्ताओं के साथ जो चेम्बर की जो घटना हुई है ये बड़ा निंदनीय है। अधिवक्ताओं के साथ जो बर्बरता की गई पुलिस के साथ, पुलिस के द्वारा, ये बहुत निंदनीय है। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोग एक ऐसा वर्ग है तो पढ़े लिखे हैं हम लोग दूसरों के लिए लड़ते हैं। आज जो चैम्बर जो उनके साथ जो घटना की बहुत बड़ा एक शुद्ध घटना है। जो हमारे अधिवक्ता साथी चोटाइल हुए, घायल हुए, उनका मुआवजा नहीं दिया गया। और खबर यूपी के फतेहपुर से है। फतेहपुर में जघन्य और संगठित अपराधों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान शुरू किया है। जिले में गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बाद अलग अलग थानों में कुल 6 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनमें 24 आरोपियों को नामजद किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 से 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि कई आरोपी पहले से ही अलग अलग मामलों में जेल में बंद बताए जा रहे हैं। पुलिस का यह अभियान साफ संकेत दे रहा है कि जिले में संगठित अपराध करने वालों के खिलाफ अब और सख्त कार्रवाई होगी। जी हाँ, काफी दिनों से जिन गैंग्स ने अलग अलग जघन्य अपराध कारित किए थे उनके आपराधिक इतिहास के आधार पर मेरे और डीएम मैम के अनुमोदन उपरांत इसमें गैंगस्टर के 6 मुकदमे अलग अलग थानों में पंजीकृत हुए, जिसमें टोटल 24 अभियुक्त हैं, जिसमें से कुछ अभियुक्त ऑलरेडी जेल में हैं अपने मूल मुकदमों में और करीब 6 से 7 अभियुक्त हमने कल गिरफ्तार करके भेजे हैं। इसमें और भी जितने भी वांछित रहेंगे उस पर भी इनाम राशि का घोषणा करके उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। यूपी के फतेहपुर में बकरीद से पहले एक विवादित सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर के पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि 2 लोगों ने एक ऐसी पोस्ट साझा की थी जिससे माहौल बिगड़ने की आशंका पैदा हो गई थी। पोस्ट में कुर्बानी का जिक्र करते हुए गोवंश की तस्वीर सामने लाया गया था। मामला गरमा गया। उसके बाद हिंदू संगठनों ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। विवादित पोस्ट से जुड़े दोनों मोबाइल फोन भी पुलिस ने कब्जे में ले लिए हैं ताकि आगे की जांच की जा सके। पुलिस अब पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। तो फतेहपुर में विवादित सोशल मीडिया पोस्ट पर कार्रवाई हुई है। फतेहपुर में गोवंश की तस्वीर वाली पोस्ट से विवाद बढ़ने के बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए इन्हें दबोच लिया है। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस के गिरफ्त में दोनों आरोपियों को लेकर के पुलिस पूछताछ कर रही है। विवादित सोशल मीडिया पोस्ट पर कार्रवाई। और जिसमें कुछ विवादित कंटेंट पोस्ट किया गया था जिससे एक समुदाय के लोगों के इमोशंस को ठेस पहुंची थी। उसमें तुरंत दलोली थाने में मुकदमा पंजीकृत संबंधित धाराओं में हमने करवाया है और जिन लड़कों ने ये पोस्ट बनाया और वायरल किया है उन दोनों लड़कों को गिरफ्तार करके उनके ऊपर उचित विरोधात्मक कार्रवाई भी कराई गई है। और आप सभी लोगों के माध्यम से भी ये हमारी पुलिस की अपील रहेगी कि जो त्योहार आते हैं वो एक अच्छे शांति के साथ निकलने चाहिए, हार्मनी के साथ निकलने चाहिए और इस तरह के पोस्ट करने से जिससे किसी के इमोशंस या किसी की फीलिंग्स को ठेस पहुंचे हमें बचना चाहिए। बढ़िया कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर 15 लाख की गांजे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त के ट्रॉली बैग से 12 किलो 695 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। बरामद गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 15 लाख से अधिक बताई जा रही है। आरोपी उड़ीसा से लखनऊ गांजा लेकर जा रहा था। तो यूपी कानपुर में बरामद गांजे की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा से लखनऊ ले जा रहा था गांजा। सेंट्रल स्टेशन से गांजा तस्कर गिरफ्तार हुआ। कानपुर सेंट्रल से इसे गिरफ्तार किया गया। ट्रॉली बैग से 12 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया गया है। यूपी कानपुर में बरामद गांजे की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है।
बढ़ेगा कि कानपुर में नजूल की करोड़ों संपत्ति की से जुड़े फर्जीवाड़े के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने करीब 25,000 रुपए के इनामी और लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस पहले ही एक आरोपी को जेल भेज चुकी है, जबकि जमीन खरीदने वाले कुछ लोगों को अग्रिम जमानत मिल गई थी। वहीं फरार चल रहे आरोपी पुलिस पिछले करीब 6 महीने से तलाश कर रही थी, जिसे अब अमृतसर से गिरफ्तार कर लिया गया है। भूमि थी जिनका नंबर था 69, 69A, 69B और 69C। जब इसके तथ्यों में हम डिटेल में गए तो हमें ज्ञात हुआ कि रेव दीपक कुमार, जो कि अमृतसर डायोसिएशन ट्रस्ट के सचिव थे, इन्होंने सुनील मसीह नामक एक व्यक्ति को इसका मुख्तार आम नियुक्त किया और उसके बाद सुनील मसीह द्वारा 3 लोगों को ये ज़मीन बेच दी गई 2025 में। तो जब ये मामला संज्ञान में आया तो लेखपाल द्वारा इसमें FIR दर्ज कराई गई और हमारी टीम्स इसमें जुट गई इस केस को खोलने के लिए और अभियुक्तगण की गिरफ्तारी करने के लिए। ये नजूल भूमि की लगभग जो कीमत थी वो 1000 से 1200 करोड़ की थी और इनके द्वारा मात्र 2.5 करोड़ रुपए में इसको बेच दिया गया। और बढ़ेगा वाराणसी कमिश्नरेट की सिगरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। L&T फाइनेंस कंपनी से फर्जी दस्तावेजों के जरिए लाखों रुपए के गबन मामले में 25,000 रुपए के इनामिया और वांछित अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत था और ग्राहकों के नाम पर लोन पास करा करके रकम हड़प करके फरार हो गया था। आरोपी ने 6 ग्राहकों के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर करीब 6,61,752 रुपए का लोन पास कराया और रकम का गबन करके फरार हो गया। जांच में दोषी पाए जाने पर कंपनी ने आरोपी को पहले निलंबित किया और बाद में निष्कासित कर दिया था। लगातार नोटिस के बावजूद आरोपी ने रकम जमा नहीं की, जिसके बाद थाना सिगरा में मुकदमा दर्ज करके पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक शिवाकांत मिश्रा, उप निरीक्षक विवेक सिंह, आरक्षी आशीष गिरी और रिजर्व कांस्टेबल रवि कुमार शामिल रहे। पुलिस आरोपी के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है। वहीं कानपुर के कांशीराम कॉलोनी की रहने वाली एक महिला ने अपनी सगी मौसी और मामा पर नशीला पदार्थ मिलाकर के एक पुरुष के साथ अश्लील तस्वीरें खींचने, ब्लैकमेल करने, देह व्यापार में धकेलने और 1.5 लाख रुपए की उगाही करने का गंभीर आरोप लगाया है। इसके बाद उन तस्वीरों के आधार पर उसे लगातार ब्लैकमेल किया गया और अन्य लोगों के साथ गलत काम और बढ़ेंगे आगे। अब खबर पीलीभीत से। पीलीभीत के ढकिया में गांव में दबंगों ने खुलेआम जमकर फायरिंग की और ईंट पत्थर चलाए। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि गांव का रहने वाला मान सिंह अपने 3 साथियों के साथ आया और गाँव के रहने वाले बड़े के साथ मारपीट करने लगा। गाँव के रहने वाले लेखराज ने जब मान सिंह को समझना चाहा तो मान सिंह ने मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उनके ऊपर फायर कर दिया, जिसमें लेखराज बाल बाल बच गया। इसके बाद दोनों ओर से पत्थरबाजी हुई। फिलहाल लेखराज की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और खबर यूपी गाजियाबाद से है। गाजियाबाद के थाना वेब सिटी क्षेत्र में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने रोड पर जाम लगा दिया। पहले लोगों ने बिजली घर पर जोरदार प्रदर्शन किया और उसके बाद रोड पर पहुंच गए। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने में जुट गई। लोगों का सवाल है कि जब पौष इलाके वेब सिटी क्षेत्र में बिजली है तो उनके गाँव की बिजली क्यों गायब है। वहीं आगरा में सड़क किनारे खड़ी 2 गाड़ियों में आग लग गई। 2 गाड़ियों में आग लगने से बाजार में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों ने पाइप से पानी डालकर के आग पर काबू पा लिया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आगरा की तस्वीर है। लोगों ने इस आग पर काबू पाया। सड़क किनारे खड़ी 2 गाड़ियों में अचानक से भीषण आग लग गई। अब जांच जारी है आखिर किन वजहों से आग लगी है। यूपी के आगरा में आग लगने से बाजार में अफरा तफरी की स्थिति हो गई।
बढ़ेंगे आगे। यूपी गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र स्थित बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में ओमेगा प्रिंट पैक प्लास्टिक दाना बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग की खबर मिल रही है। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के लिए करीब 10 फायर टेंडर लगाए गए। आग ओमेगा फ्रेंड्स प्रिंटिंग प्रेस पर लगी थी, जहां प्रिंटिंग में इस्तेमाल होने वाली इंक ने आग को और भड़काने का काम किया। कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। इस हादसे में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है, लेकिन राहत की बात यही रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। आज दिनांक 20 मई 2026 को शाम को समय लगभग 4:02 पर फायर स्टेशन घंटाघर कोतवाली में सूचना प्राप्त हुई थी। ओमेगा प्रिंट्स प्राइवेट लिमिटेड एक प्रिंटिंग की फैक्ट्री है जिसमें प्रिंटिंग इंक का काम होता है, जो BS रोड इंडस्ट्रियल एरिया में पड़ती है। उसमें आग लगी है। तत्काल फायर स्टेशन घंटाघर कोतवाली से 5 फायर टेंडर्स और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फायर स्टेशन वैशाली, साहिबाबाद, मोदीनगर और लोनी से के साथ साथ हापुड़ और नोएडा से घटनास्थल पर गाड़ियां भेजी गई। लगातार फॉर्म की पंपिंग करते हुए आग बुझाना शुरू किया और लगभग 1 घंटे में आग को पूरी तरह से काबू कर दिया गया। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है, कोई इंजरी नहीं है। वहीं बुलंदशहर के गुलाबटी में इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में भीषण आग लग गई। शोरूम में टीवी, LED, फ्रिज, AC, कूलर और गद्दू समेत बड़ी मात्रा में सामान रखा हुआ था। देखते देखते आग ने पूरे शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया। शोरूम संचालक ने अपने भाइयों और कर्मचारियों के साथ समय रहते बाहर भाग करके जान बचाई। शुरुआती अनुमान के मुताबिक इस हादसे में करीब 1 करोड़ रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने GT रोड पर यातायात को डायवर्ट कर दिया ताकि राहत और बचाव कार्य में कोई बाधा ना आए। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए भारत अपडेट। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। IIMT University, transforming education system, transforming lives. O Pocket, गंगानगर, मवाना रोड, मेरठ। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है विवेक पाठक। विवेक पाठक भारत अपडेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ, एक दूरदर्शी मीडिया लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं।
जिनकी सोच में पत्रकारिता सिर्फ खबरों का प्रसारण नहीं बल्कि समाज के प्रति जवाबदेही का माध्यम है। वर्षों के अनुभव और मजबूत संपादकीय दृष्टि के साथ उन्होंने मीडिया जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। समाचार की गहराइयां, प्रस्तुति की सटीकता और दर्शकों के विश्वास को केंद्र में रखकर उन्होंने भारत अपडेट को एक मजबूत राष्ट्रीय मंच देने का संकल्प लिया है। उनके नेतृत्व में भारत अपडेट तेज, निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता की नई परिभाषा गढ़ रहा है। उनकी रणनीति स्पष्ट है, हर खबर तथ्यपरक हो, हर प्रस्तुति प्रभावशाली हो और हर दर्शक को मिले सच का भरोसा। विवेक पाठक का विजन है भारत अपडेट को देश के हर घर तक पहुंचाना और इसे ऐसा समाचार का मंच बनाना जो जनता की आवाज, राष्ट्र की सोच और सच्चाई का सबसे मजबूत माध्यम बने। उनकी अगुवाई में भारत अपडेट सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि भरोसे, निष्पक्षता और नई पत्रकारिता का प्रतीक बन रहा है। IIMT University, transforming education system, transforming lives. O Pocket, Ganganagar, Mawana Road, Meerut. इटली में पीएम मोदी का संदेश। कहा, भारत इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी। बीते वर्षों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ा। राहुल गांधी के बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया पलटवार। कांग्रेस के युवराज देश से माफी मांगे। लोकतांत्रिक मूल्यों का किया अनादर। देश के जनादेश और विश्वास का अपमान। सीएम मोहन यादव का लखनऊ का दौरा। प्रतीक यादव के परिवार से की मुलाकात। जताई संवेदना। लोक भवन में सीएम योगी से करेंगे मुलाकात। वाराणसी में बीएचयू में